टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम विद्युत धारा को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या लिख सकते हो आवेश की दर को, आवेश की प्रवाहित दर को, या ऐसे लिखो किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही? या फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों समझ में आ रही है बात? देखो कितने तरह धारा कहते हैं। या फिर किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। यानी कि विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा? आई बराबर होगा किसकी दर है? आवेश की दर। और आवेश को हम व्यक्त करते हैं Q से, और दर हो गई हमारा T यानी कि समय। या कह सकते हैं एकांक समय में किसी चालक द्वारा प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एकांक समय में कह दो, या फिर प्रति सेकंड किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। देखो बच्चों, समझ में आ रही बात? ये क्या है? विद्युत धारा का सूत्र है, और क्यों आवेश है, और ये इसकी दर है। ठीक है, एकांक समय में किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर इसके मात्रक की बात करें, बोलो यहां तक समझ में आई? पहले बात ही बताओ। ठीक है, आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या फिर एकांक समय में प्रति सेकंड किसी चालक तार में प्रवाहित होने। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आई? इसको देख लो। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, हमने कहा कि विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। जहां I क्या है? विद्युत धारा है। क्या है भाई? ये विद्युत धारा। Q क्या है? हमारा आवेश है। और T क्या है? हमारा समय है। ठीक है, और आवेश को हम किस में मापते हैं? कूलाम में। और कूलाम का प्रतीक होता है बच्चों C। और समय को हम मापते हैं सेकंड में। और इसका प्रतीक तुम्हें पता ही है क्या है? T, है ना, जो हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा?
विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। या कह दो एसआई मात्रक क्या होगा? या इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? एम्पियर होता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो प्रति सेकंड किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आखिर ये आवेश है क्या? ठीक है। तो इस आवेश के बारे में जानने पहले कि आखिर आवेश है क्या, ये जो आवेश क्यों है, ये क्या है। ठीक है। तो विद्युत धारा को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? आवेश। ये तो हमने कह दिया कि किसी चालक तार से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा कह रहे हैं। क्लियर बात है? या हमने एक डेफिनेशन और दी थी कि यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा तो इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? अब सबसे पहले हमें यह आवेश जानना बहुत जरूरी है कि आवेश आखिर है क्या। ठीक है। तो देख लो इसको, है ना। चलो आवेश देखते हैं क्या है। तो आवेश क्या होता है? एक चीज और देख लो। आवेश Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। जहां पे N क्या है? N है यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है यहां पे? E जो है यहां पर है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ? -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आई? तो आवेश क्या होता है? Ne। और N क्या? यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। और कितना होता है आवेश? -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है? यहां पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेकर और उस पर उपस्थित जो आवेश है उसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? प्रति सेकंड किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश को जान सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रही? बोलो बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों से क्या है? आवेश का संबंध है। मैंने पहले बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? या कह सकते हो किसी चालक तार से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों से क्या है? सीधा आवेश का संबंध है। अब एक चीज देखो, यदि या तो हम कह दो चालक या कह दो पदार्थ, बात तो एक है। मान लो हमने चालक तार लिया है तो तार भी किससे बना हुआ है? पदार्थों से बना है। ठीक है। पदार्थ क्या हो सकते हैं? लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकती है। ठीक है। तो इनसे बना होता है ना चालक तार। हमारा चालक तार किससे बना होता है? लोहा, तांबा, चांदी। ठीक है। इनसे बना होता है। तो ये क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं? तार जो बना हुआ किससे बना? पदार्थों से। ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जो हमारा चालक तार है वो भी क्या? एक पदार्थ है। ठीक है। और पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लोहा, तांबा, चांदी। तार तो इन्हीं से बने होते हैं ना। तो पदार्थ मैं तो खत्म कर देता हूं। परमाणु के कितने मूलकण हैं? परमाणु के अंदर 3 मूलकण पाए जाते हैं। और 3 मूलकण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और बोलो समझ में आ रही। परमाणु के अंदर 3 मूल कण मिलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और परमाणु के अंदर ये मान लो हमारा परमाणु का नाभिक, ये इसके और 4 और कक्षाएं, और परमाणु के अंदर क्या मिलते हैं, 2 मूल कण मिलते हैं, एक मिलता है तुम्हारा प्रोटॉन और एक मिलता है न्यूट्रॉन, ठीक है। परमाणु के नाभिक के अंदर कितने कण मिलते हैं, हमारे 2 कण मिलते हैं, एक मिलता है प्रोटॉन और एक मिलता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, नाभिक के बाहर कक्षक में, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, हमारे कक्षाओं में मिलते हैं, ठीक है। और यहां पे तुम देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से दूर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है बात। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, यानी कि ये ऋणात्मक होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि क्या होता है, उदासीन। बोलो समझ में आ रही है यहां तक बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नाभिक में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन हैं उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि आवेश क्या है, प्रोटोनों पर समान है, ठीक है। यानी कि यदि 2 प्रोटोनों की बात करें तो 2 प्रोटोनों के बीच क्या होगा, 2 प्रोटोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि आवेश क्या है, प्रोटोनों पर समान है। और 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, उनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी क्या है, समान आवेश है। इसका मतलब क्या है, यदि आवेश समान है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और यदि आवेश भिन्न भिन्न है, जैसे कि यदि मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात। यदि 2 प्रोटोनों की बात करें तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि प्रोटोनों पे क्या होता है, समान आवेश होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करूं मैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, समान आवेश है ना। और यदि मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लूं तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण, क्योंकि दोनों पे क्या है, असमान आवेश है। यानी कि प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे देख रहे हो कि नाभिक के पास जो है इस इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो बहुत कम है ना। और यहां पे इसमें तुम्हें पता है क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि इस पे प्लस है और इस पे है माइनस आवेश, और एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित, ये करेंगे आकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। बोलो समझ में आ रही है बात। इसका मतलब है कि जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से क्या होते हैं, प्रबल बल द्वारा, प्रबल बल से जुड़े होते हैं। सब बोलो समझ में आ रही, यानी कि ये इसको आसानी से परमाणु से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहां तुम देख रहे होंगे तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके नाभिक में जो प्रोटॉन है, इनके और उनके बीच में बल क्या होगा, दूरी ज्यादा है, और बल भी क्या लगेगा इनके बीच में, जो आकर्षण बल लगेगा वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। यानी कि ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल कम लगेगा,
समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है कि ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से क्या हो सकते हैं, आसानी से अलग हो सकते हैं। इसलिए जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोलो यहां तक तुम्हारे समझ में आ गई होगी बात, है ना? यहां तक समझ में आई बात? तो परमाणु के अंदर जो बाह्यतम कक्षा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और फ्री घूमते हैं, है ना? यानी कि आसानी से इनको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं और स्वतंत्र रह सकते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, यदि हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ें, यहां तक समझ में आ गई तो इसको खत्म कर दूं, एक बार देख लो, है ना? यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। ठीक है, हमें जानना है किसके बारे में, आवेश के बारे में। आवेश, आवेश को हम क्यों से डिनोट करते हैं ना? तो यदि हम दो वस्तुएं लें, क्या लेनी है हमें, दो वस्तुएं, और इन वस्तुओं को हमें क्या करना है, रगड़ना है। ठीक है, या फिर इनको हमें करना घर्षित। बात एक ही है, या तो रगड़ना कह दो या फिर कह दो घर्षित करना या घर्षण करना इनके बीच, है ना? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षित करते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेश। क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये आवेश उत्पन्न कैसे हो जाता है, मान लो कोई हमने ए वस्तु ली और एक हमने बी वस्तु ली, ये दो वस्तु ले ली हमने, ए और बी, और हमने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया है। क्या कर दिया हमने, रगड़ दिया। छोड़ो, वस्तु का नाम एक का ले लो कांच, एक ले लो रेशम। क्या ले लो, रेशम। यदि हम कांच को रेशम आपस में रगड़ें तो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। क्या हो जाती है, आवेशित। देखो, यदि हमने दो वस्तु ले ली, मान लो हमने ले लिया कांच और रेशम। यदि हम कांच और रेशम ले लें और इनको आपस में रगड़ें तो ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित। क्या हो जाएंगी, आवेशित। या तो कांच धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित हो जाएगा, या रेशम धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित हो जाएगा, है ना? यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत आवेश हो जाएंगे, ना? ये कैसे हो जाएगा, आवेशित क्यों होंगे भाई? देखो, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु क्या करती है, दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देती है। ठीक है, यदि कांच को रेशम से रगड़ा और कांच ने क्या काम करा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम को दे दिए। किसको दे दिए, रेशम को। तो इसका मतलब वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई, है ना? जब हमने कांच को रेशम से रगड़ा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, रेशम पर चले गए। इसका मतलब कांच पे कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। ठीक है, और क्योंकि रेशम पे क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। ठीक है, तो यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होते हैं उस पर क्या हो जाता है, माइनस आवेश, और जिस वस्तु से निकलकर जाते हैं उस पर क्या हो जाता है, धनावेश। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मान लो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे चले गए, रेशम पर। कांच से इलेक्ट्रॉन निकले और कांच से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, रेशम पर। तो कांच क्या हो गया, कांच पर क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और रेशम पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यानी कि इस पर धनावेश उत्पन्न हो गया और इस पर ऋणावेश। ध्यान से देखना, तो कांच क्या हो गया, धनावेश हो गया, और रेशम क्या हो गया, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया ना।
तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। बोलो समझ में आ रही है यहां तक बात, क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि इस पे तो इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि। बोलो है तक समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? इसका मतलब जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, यानी कि कांच ने इलेक्ट्रॉन रेशम को दे दिए, ठीक है, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो इसके द्रव्यमान में भी क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कोई भार होता है ना। और जब इलेक्ट्रॉन इस पर आए होंगे तो इसमें द्रव्यमान में क्या हो गई होगी, वृद्धि। बोलो समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर जाते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उस पर धनावेश आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि इसने कांच ने इलेक्ट्रॉन निकाल कर रेशम को दे दिए तो इसका मतलब इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। बोलो समझ में आ रही? तो इसका मतलब आवेश क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ना। अब तुम यहां पे एक चीज देखो, ये भी आवेशित हो गया और ये भी आवेशित हो गया, ठीक है, दोनों पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलकर कहीं ऐसी चले जाएंगे? यहां पर आवेश क्या है, स्थिर, ठीक है, यहां पर आवेश क्या है, अब स्थिर। इलेक्ट्रॉन अपने आप अब निकलकर कहीं भगेंगे नहीं, है ना। तो आवेश क्या हो गया यहां, स्थिर। तो इन दोनों पर आवेश क्या है, स्थिर है। और ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। बोलो समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है, क्योंकि इसमें आवेश क्या है, स्थिर है, ठीक है, इसलिए इस ऐसे आवेश को हम कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश, ठीक है। बोलो जहां तक समझ में आ रही है बात। यदि यह आवेश गति करने लगे, यदि यह आवेश क्या करने लगे, गति करने लगे, गति करने लगे, तो इस आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है बात। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के अंदर गति अवस्था में नहीं है, उस आवेश को हम कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश। और यदि जैसे मान लो हमने चालक तार ले लिया, अगर उसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमें कोई सोर्स देना पड़ेगा उसे, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, वोल्टेज देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है, विभव उत्पन्न करना पड़ेगा उसमें, और तभी तो वो गति करेंगे, ठीक है। जब विभवों में अंतर हो जाएगा तभी तो वो गति करेंगे, ठीक है। और जब तक उसके विभव में अंतर नहीं होगा, आवेश कैसा रहेगा, रुका रहेगा। और ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश। और यदि वह आवेश गति करने लगे तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। बोलो समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है बात। तो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है अब तक बात, क्लियर है। तो जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुओं क्या हो जाती है, आवेशित, एक पर धनावेश आ जाता है और एक पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और धनावेश का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी, ठीक है। और जिसको इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो इसको आगे देखो भाई, तो हम यहां तक समझ गए, आवेश को हम जान गए। आवेश इसका मतलब है, आवेश क्या होता है भाई,
आवेश के प्रकार। हमने अभी पढ़ा कि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और एक वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। इसका मतलब आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है धनावेश यानी कि प्लस, और एक होता है ऋणावेश यानी कि माइनस। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, जब हमने, और एक बात और ध्यान रखो, मैंने तुम्हें इससे पहले परमाणु पढ़ाया था। परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, किसी परमाणु पर जितना धन आवेश होगा, क्या होगा, धन आवेश होगा, उतना ही उस पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। बोलो समझ में आ रही है बात? किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और किसी परमाणु पर जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश। बोलो समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, है ना। एक पर धनावेश आ जाता है और एक पर आ जाता है ऋण आवेश, और इन आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी कि इनका परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है इनका समान, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति होती है असमान। असमान क्यों होगी, क्योंकि एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ रही? ठीक है, तो यदि धन और प्लस माइनस की हम बात कर रहे हैं तो ये परिमाण में हमेशा क्या होते हैं, समान, और प्रकृति में क्या होते हैं, असमान। यानी कि एक पर प्लस आवेश होगा तो एक पर माइनस आवेश होगा। और समान कैसे होंगे, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या। समझ में आ रही बात? और जितना इस पर ऋणावेश होगा उतना ही क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, इसलिए इनका परिमाण क्या होता है, समान, और प्रकृति क्या होती है, असमान। आवेशों का नामकरण। आवेशों का नामकरण कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या काम करा, 1750 में कांच और रेशम लिया और एबोनाइट या तुम कह सकते हो अंबर और ऊन लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करा, कांच और रेशम को रगड़ा। जब कांच और रेशम को रगड़ा और इन्होंने देखा कि कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, धनावेश। हमने अभी देखा कि कांच पर धनावेश और रेशम पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है ना। तो जब इन्होंने कांच और रेशम को रगड़ा तो कांच पर जो उत्पन्न आवेश था उस आवेश को इन्होंने नाम दे दिया धनावेश। क्या नाम दिया, धनावेश। फिर उन्होंने दो पदार्थ और लिए, एक लिया एबोनाइट और दूसरा लिया ऊन, और उन्होंने एबोनाइट और ऊन को रगड़ा तो जो एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश था उसको इन्होंने नाम दिया ऋण आवेश। क्या नाम दिया, ऋण आवेश। बोलो समझ में आ रही है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में धनावेश
और ऋण आवेश नाम दिए, है ना। तो इन आवेशों को नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब दिया था? 1750 में। ठीक है, बोलो समझ में आ रही बात। तो इन्होंने कांच और रेशम को रगड़ा, तो कांच पर जो उत्पन्न आवेश हुआ उसको इन्होंने धनावेश कहा, और एबोनाइट और ऊन को रगड़ने पर जो एबोनाइट या अंबर पर उत्पन्न आवेश था उसको इन्होंने ऋणावेश नाम दिया। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? प्रारंभ में इनको नाम दिया गया था, प्रारंभ में कांच पर जो आवेश उत्पन्न हुआ था, कांच पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको नाम दिया था कांचा। क्या नाम दिया गया था? कांचा। और एबोनाइट पर जो उत्पन्न आवेश हुआ था, एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को नाम दिया गया था रेजिनी। लेकिन ये नाम बड़े अजीब से थे, है ना। ठीक है, प्रारंभ में कांच पर उत्पन्न जो आवेश हो रहा था उसको कांचा नाम दिया गया था, और एबोनाइट पर जो उत्पन्न आवेश हो रहा था उसको रेजिनी नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने 1750 में कांच और रेशम को जब रगड़ा तो कांच पर जो उत्पन्न आवेश था उसको धनावेश नाम दिया, और एबोनाइट की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश हुआ उसको इन्होंने क्या नाम दिया? ऋणावेश। ठीक है, तो आवेशों के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जो इन्होंने कब दिया था।